जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान विषय का प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर 2024 तक में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं और काफी डिटेल के साथ करेंगे, जिससे इससे जुड़े भी प्रश्न आ गए तो आप अपने परीक्षा में बेहतर कर पाए। तो पहला प्रश्न है, कुकिंग खाना पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? मीथेन, एथिलीन, एथेन, ब्यूटेन। तो कौन से गैस की मात्रा गैस सिलेंडर में सबसे ज्यादा होती है? जो खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैस भरी जाती है? तो खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है और प्रोपेन गैस। और ब्यूटेन जो होती है वह लिक्विड रूप में इस सिलेंडर में भरी जाती है। ब्यूटेन और प्रोपेन के अलावा गैस सिलेंडर में एक चीज और भरी जाती है, वो क्या है जिसकी वजह से गैस लीकेज पर हमें गंध महसूस होती है? वो किसकी वजह से गंध आती है? वह एथिल मर्केप्टॉन की वजह से आती है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। इसके अलावा बात करें मीथेन गैस की, तो मीथेन गैस का प्रयोग सीएनजी में होता है। सीएनजी वाली जो गाड़ियां आती हैं उसमें जो गैस होती है वो क्या होती है? मीथेन गैस होती है। और इसके अलावा एथिलीन का प्रयोग कहाँ पर होता है? एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए करते हैं। एथिलीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? फलों को पकाने के लिए करते हैं। और बचा एथेन गैस। एथेन गैस इंडस्ट्री में प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। यह चारों ऑप्शन क्लियर हुए। मीथेन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? हम सीएनजी वाले गैस में करते हैं। और एथिलीन का हम फल को पकाने के लिए करते हैं। और एथेन का इंडस्ट्री में प्लास्टिक बनाने के लिए। और ब्यूटेन प्रोपेन का हम एलपीजी गैस सिलेंडर में भरते हैं। ब्यूटेन गैस को और प्रोपेन गैस को एलपीजी सिलेंडर में भरते हैं। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में? तो आइए समझते हैं कि ठोस, गैस, द्रव में कहां पर ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो सबसे तेज होती है, क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ध्वनि की स्पीड जो होती है वो ठोस में सबसे तेज होती है। उसके बाद में उससे कम किसमें होती है? द्रव में होती है। द्रव से भी ज्यादा कम किसमें होती है चाल? वायु में होती है। और वैक्यूम जहां पर निर्वात होता है वहां पर जो साउंड होता है, ध्वनि होता है, बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो सबसे तेज किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है? ठोस में। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिसन, मैडम क्यूरी, सीवी रमन, गैलीलियो। तो इसमें से भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो भारतीय वैज्ञानिक यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि सीवी रमन जो है वो भारतीय वैज्ञानिक हैं। और सीवी रमन ने खोज किसका किया था? रमन प्रभाव का किया था। और थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका प्रयोग खोज किया था? बल्ब का खोज किया था। और मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मी पदार्थों की खोज किया था। सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था और गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। यह चारों ऑप्शन क्लियर हुए। और यहाँ पर उनके खोज के बारे में भी हमने बता दिया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप बड़े ही आसानी से बता पाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मास्टर ग्रंथि कहलाती है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधवृक ग्रंथि? तो आइए समझते हैं कि इनका काम क्या क्या है। सबसे पहले थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। तो थायराइड ग्रंथि जो है वो हमारे गले में पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। और यह क्या करती है? हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। उसके बाद बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और जितनी भी ग्रंथियां हैं उस पर भी कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। उसके बाद बात करते हैं अग्नाशय की, पेनक्रियाज की। तो पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन स्राव करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। यह अग्नाशय के बारे में भी पता चल गया। अब बचा एड्रिनल ग्लैंड, अधवृक ग्रंथि। यह एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है कि तनाव हार्मोन को जारी करता है।
यह सारी चीजें क्लियर हुई तो यहाँ पर मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि, जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है और हार्मोन्स पर नियंत्रण करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नागफनी का पौधा होता है जलीय, मरुस्थलीय, आरोही, अपरोही। यहाँ तो जलीय और मरुस्थलीय आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन आरोही अपरोही क्या है, आइए इसको समझाते हैं। तो जलीय पौधे वो होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, जैसे जलकुंभी हुआ, कमल हुआ, ये सब क्या है, हमारे जलीय पौधे हैं। उसके बाद में डिजर्ट की बात करते हैं, मरुस्थलीय पौधे, जिन पौधों में पत्तियों में कांटे नुमा संरचना रहती है, तना में कांटा नुमा संरचना दिखाई देती है, वो किस लिए होती है, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, और पानी की कमी की वजह से और यहाँ के पेड़ जो चाहते हैं कि उनके शरीर से, मतलब उनके तना और पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसके लिए उनके शरीर पर क्या हो जाता है, कांटे नुमे संरचनाएं हो जाती हैं। अब बात करते हैं आरोही। आरोही पौधे कौन होते हैं, जो पौधे किसी सहारे, किसी चीज के सहारे ऊपर चढ़ते हैं और अपना विकास करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आरोही पौधे कहलाते हैं। अपररोही क्या है, अपररोही पौधे वो होते हैं जब किसी पेड़ के ऊपर कोई पौधा विकसित होता है तो क्या कहलाता है, अपररोही पौधा कहलाता है। जैसे अमर बेल हुआ, अपरोही भी समझ में आया और आरोही भी समझ में आया। नागफनी तो कैसा पौधा है, नागफनी में कांटे नुमा संरचना होती है, तो यह मरुस्थलीय पौधा है। जली पौधा में जलकुंभी, कमल हुआ। आरोही पौधे में कौन आता है, जैसे जो सब्जियों के पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, आरोही पौधे होते हैं। अपरोही में अमरबेल हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है CH4 C2H6 C2H4 C3H8। तो एसिटिलीन का सूत्र है क्या, सबसे पहले यह समझते हैं। तो करते हैं मेथेन की। तो मेथेन गैस का उपयोग कहाँ पर होता है, नेचुरल गैस है और इसे सीएनजी में उपयोग किया जाता है। मेथेन के बाद में एथेन आता है। यह एल्केन ग्रुप के सभी बात कर रहे हैं। तो एल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यह किसका फार्मूला है, एल्केन ग्रुप का है, जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और एथेन की बात करते हैं, मेथ एथ C2H6 होता है। और इसका यूज कहां पर होता है, प्लास्टिक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बचा एथिलीन। एथिलीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एथिलीन का प्रयोग होता कहाँ है, फ्रूट को पकाने के लिए और प्लास्टिक बनाने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता है। और प्रोपेन गैस का मैंने पहले ही क्वेश्चन में क्लियर किया था, ब्यूटेन और प्रोपेन का एलपीजी सिलेंडर में यूज होता है। तो यहाँ पर एसिटिलीन, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है क्या, तो एसिटिलीन, यह भी एल्केन ग्रुप का है, यह भी एल्केन ग्रुप का है। और एसिटिलीन की बात करते हैं तो एसिटिलीन में होता है C2H4। तो एसिटिलीन का यूज कहाँ होता है, फलों को पकाने के लिए होता है। एसिटिलीन कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड C और कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। ठीक, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ने के बाद ये क्या बन गया, एसिटिलीन बन गया। एल्कीन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n। यह किसका है, एल्कीन ग्रुप का फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। तो आइए समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष है क्या। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को समझते हैं। तो निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं, निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधला या स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो उसे कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। और बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि में दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है,
दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण, जब व्यक्ति दाढ़ी बना रहा होता है या अपने चेहरे को बड़ा देखना चाहता है तो किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और जो गाड़ियों का साइड मिरर होता है, बड़े से जगह को छोटे जगह में, छोटे कांच में देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह सारी चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उत्तल लेंस का प्रयोग हम किसमें करते हैं? दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? साइड मिरर में। साइड, गाड़ियों के साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। और अवतल दर्पण का प्रयोग जब हम अपने शरीर को बड़ा देखना चाहते हैं, अपने फेस को, जब दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है 80 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। जब समुद्र तल पर बैरोमीटर को लाया जाता है तो बैरोमीटर में जो पारा चढ़ता है वो कितने सेंटीमीटर? 76 सेंटीमीटर चढ़ता है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है कि ऐसा अंग जिसका पत्ती से संबंध नहीं है। तो पर्णधार, पर्णधार का मतलब होता है जो पर्ण मतलब पत्ती को धारण करता है। जब ये तना हुआ, तने से जब पत्ती जुड़ती है, देखिए इसे, जब पत्ती जुड़ती है तो ये जो है ये भाग क्या है? पर्णधार है। उसके बाद आता है पर्णवृंत। ये जो बीच वाली लाइन होती है इसे क्या कहा जाता है? पर्णवृंत कहा जाता है। और जो पतली पतली लाइनें निकली होती है इसे क्या कहा जाता है? पर्णशिराएं कहा जाता है। और पूरी पत्ती को क्या कहा जाता है? पर्णफलक कहा जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें दी गई हैं यह सभी पत्ती के अंग है। पर्ण, एक और दिया रहता है पर्ण संधियां, पर्ण संधियां। और पर्ण समझकर आप लोग सोचेंगे कि यह किसका भाग है? पत्ती का भाग है। लेकिन पर्ण संधियां किसका भाग है? तना का भाग होता है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ये जो चारों दिए गए हैं यह सभी पत्ती के अंग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, आइए समझते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय है क्या। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से हम बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं, तो क्लास में जब आप लोग बैठते हैं तो क्लास में सिस्टमैटिक तरीके से बैठते हैं। बेंच लगा होता है, सभी अपने अपने सीट पर बैठते हैं। तो सिस्टमैटिक ढंग से कार्बन के अणुओं को बैठाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय कहा जाता है। और अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय उसे कहते हैं जब कार्बन स्वतंत्र तरीके से, जैसे मैदान में जब बच्चे खेलने जाते हैं तो क्या एक सिस्टमैटिक ढंग से रहते हैं, इधर उधर चलते फिरते रहते हैं, मतलब कोई फिक्स जगह किसी भी बालक का नहीं होता है। जब बालक मैदान में होता है तो वह स्थान कैसा होता है? कार्बन का अक्रिस्टलीय होता है। और जब बालक क्लास में होता है तो कैसा होता है? क्रिस्टलीय होता है। उसी प्रकार से जब कार्बन कार्बन सिस्टमैटिक ढंग से रहता है तो कैसा है? क्रिस्टलीय है। तो ग्रेफाइट क्या है? क्रिस्टलीय है। फ्लोरीन क्या है? फुटबॉल के आकार की आकृति होती है, यह भी क्रिस्टलीय है। डायमंड भी क्या है? क्रिस्टलीय है। अब बचा लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक होता क्या है? सबसे पहले इसको समझा देते हैं। लैंप ब्लैक, जब हम दीपावली आ रही है तो दीपावली में देखा जाता है कि घरों में दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद उसके ऊपर एक दीपक, थोड़ा सा कटोरा या मिट्टी का जो बर्तन होता है वही रख दिया जाता। जब इसमें से धुआं उठता है तो यहाँ पर काजल इकट्ठा हो जाता है। इसी काजल को क्या कहा जाता है? लैंप ब्लैक कहा जाता है। लैंप ब्लैक के अलावा एक चीज और पूछता है कि सुगर कोल क्या है? सुगर कोल को भी याद रखिएगा। जब सुगर में से किसी प्रकार से जल को बाहर निकाल दिया जाता है या उसे गर्म करके या किसी से रिएक्शन करा के जल को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर उसके बाद जो अवशेष बचता है ना वो क्या होता है? सुगर कोल होता है। सुगर कोल भी याद रखिएगा।
क्योंकि आप लोग कोल से यह समझ रहे होंगे कोयला, तो शुगर कोल से यह भी याद रखेगा। बाकी सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर क्रिस्टली पूछा है, तो क्रिस्टली, क्रिस्टली नहीं अक्रिस्टली, कार्बन का अक्रिस्टली अपरूप है लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक जो है वह अक्रिस्टली अपरूप है। बाकी ग्रेफाइड, फुलरीन, हीरा, ये सब क्या है, क्रिस्टली अपरूप है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सीवी रमन ने, आइजैक न्यूटन ने, एस एन बोस। सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यह चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कुम्हार के चाक की गति होती है, घूर्णन गति होती है, सरल रेखीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है, दोलन गति होती है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी गति है। तो कुम्हार के चाक की गति क्या होती है? तो कुम्हार के चाक की गति जो होती है वो घूर्णन गति होती है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के, किसी अक्ष के परितः घूमती है, अपने किसी अक्ष के परितः चारों ओर घूमती है, तो क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। तो कुम्हार के चाक में कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। जब कार किसी रोड पर चल रही होती है तो कैसी गति करती है? सरल रेखीय गति करती है। और वृत्तीय गति की बात करते हैं, जैसे बीच में सूर्य हुआ, सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति होती है। और दोलन गति, जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति के दोनों तरफ गति करती है तो क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती। अब आइए जानते हैं कि कुम्हार के चाक की गति क्या है। तो कुम्हार के चाक की गति घूर्णन गति होती है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है 0.5 मीटर से 1 मीटर, 1 मीटर से लेकर 3 मीटर, 3 मीटर से लेकर 30 मीटर, 30 मीटर से अधिक। तो सामान्यतः वृक्ष की लंबाई 3 मीटर से लेकर 30 मीटर तक होती है। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, नेल कटर, सीढ़ी, हैंडपंप। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि उत्तोलक है क्या, आइए समझते हैं। तो उत्तोलक एक सरल मशीन है। उत्तोलक जो है वह एक सरल मशीन है, सरल मशीन है। और इसका काम क्या होता है कि यह हमारे मांसपेशियों के द्वारा चलाया जाता है। यह हमारे काम को आसान कर देता है। वो क्या है? उत्तोलक है। तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो उत्तोलक में कौन कौन से भाग होते हैं, इसी के आधार पर उत्तोलकों को बांटा गया है। तो उत्तोलक के 3 भाग होते हैं। पहला होता है आलंब। आलंब जहां से उत्तोलक चारों तरफ घूमता है, जहां से उत्तोलक मूव करता है, वो क्या स्थान होता है? वो होता है आलंब। और जहां पर काम होता है वो स्थान उत्तोलक का होता है भार। और जहां से बल लगाया जाता है, मांसपेशियों के द्वारा मांसपेशीय बल लगाया जाता है, वो क्या होता है? आयास होता है। वो स्थान क्या होता है? उत्तोलक का आयास या प्रयास दिया होता है, या एफर्ट दिया होता है। यह तीनों चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि प्रथम उत्तोलक कहते किसे हैं? जिसमें फ्लक्रम बीच में हो। फ्लक्रम, जो उत्तोलक बीच से घूमता है, जो उत्तोलक बीच से घूमता है, जिसमें आलंब बीच में आता है, भार आयास किनारे किनारे होते हैं और फ्लक्रम बीच में होता है, तो कौन सा उत्तोलक होता है? प्रथम उत्तोलक होता है। अब बात करते हैं द्वितीय उत्तोलक की। द्वितीय उत्तोलक उसे कहते हैं जिस उत्तोलक में भार बीच में आता है, मतलब काम जो होने वाला है वो बीच में होता है, तो क्या है? द्वितीय उत्तोलक है। द्वितीय उत्तोलक जैसे सरौता हुआ या नेल कटर हुआ। तो नेल कटर में क्या होता है? हम बीच में रखकर काम करते हैं, उसको कट करते हैं, तो क्या होता है? द्वितीय उत्तोलक होता है। जैसे सरौता हुआ, सरौता से जब सुपारी को काटते हैं तो सुपारी को बीच में रखा जाता है, बल यहाँ से लगाया जाता है, घूमता किनारे से है। तो अगर बीच में भार आ रहा है तो कौन सा उत्तोलक है? द्वितीय उत्तोलक है। और बात करते हैं तृतीय उत्तोलक की। तो तृतीय उत्तोलक में आता है चिमटा। चिमटा में क्या होता है? आयास और प्रयास बीच में लगाया जाता है। अगर बल बीच में लगाया जा रहा है, लोड किनारे है और फ्लक्रम किनारे है, तो क्या होता है? कौन सा उत्तोलक होता है? तृतीय उत्तोलक होता है। आइए समझते हैं, एक ट्रिक है। भार में कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण हैं। तो भार अगर बीच में आ रहा है तो द्वितीय उत्तोलक हुआ। आयास में कितने वर्ण हैं? 1 2 3। तो अगर आयास बीच में आ रहा है तो तृतीय उत्तोलक है। और बचा आलंब, अगर आलंब बीच में आ रहा है तो प्रथम उत्तोलक होगा। और देखिए यहाँ पर जब हैंडपंप चलाते हैं तो बल तो यहाँ से लगाते हैं, आयास प्रयास यहाँ पर है, लोड यहाँ पे, लोड कहाँ पर है? नीचे। और घूम कहाँ से रहा है?
लोड यहाँ पर नीचे पानी उठाने वाली जो जगह है वो क्या है, नीचे है, नीचे से पानी उठा रहा है, घूम कहाँ से रहा है, बीच से। अगर बीच से घूम रहा है तो कौन सा उत्तोलक है, प्रथम उत्तोलक है, तो प्रथम उत्तोलक का उदाहरण हैंडपंप है, ऑप्शन चौथा सही होगा। अवशेषी अंग होते हैं, तो अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हमारे पूर्वज उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हमारे शरीर में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वो अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं या अनावश्यक अंग कहलाते हैं। अवशेषी का बात समझ में आया। अवशेषी अंग में आता क्या क्या है, तो अवशेषी अंग में आता अपेंडिक्स, और एक होता है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे पूंछ वाली हड्डी होती है, वो भी क्या है, अवशेषी अंग है। तो ये चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी गैस सुरक्षित है और अधिकतर आग बुझाने मशीन में उपयोग होती है, तो आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह हवा से भारी होती है। तो क्या करती है, जहां पर आग लगी होती है वहां पर एक आवरण बना लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पास नहीं कर पाता और आग को बुझा देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दाब का यमकेश मात्रक, यमकेश पद्धति में मात्रक पूछ रहा है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। लेकिन यमकेश पद्धति में पूछा है, तो यमकेश पद्धति में क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसलिए दाब का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। और अर्घ किसका मात्रक है, यह सीजीएस पद्धति में है। सीजीएस पद्धति में अर्घ किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, अर्घ है सीजीएस पद्धति में। लेकिन यमकेश पद्धति में कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वह सूक्ष्म जीव जो मनुष्य के आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है और पेचिश उत्पन्न करता है, स्यूडोमोनासाइडी, स्यूडोमोनासाइडी, एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका, साइनोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। तो कौन सा सूक्ष्म जीव परजीवी है जो पेचिश उत्पन्न करता है, इसका आंसर होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह जो परजीवी प्रोटोजोआ है वह पेचिश उत्पन्न करता है, ऑप्शन दूसरा सही होगा। लैक्टोबैसिलस, इसका उपयोग किण्वन प्रक्रिया में होता है, जो दही जमता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस की वजह से जमता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बाह्य कर्ण बना होता है, तो बाह्य कर्ण जो कान होता है वो किसका बना होता है, अस्थि से, उपास्थि से, उतक से, इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य कर्ण जो बना होता है वो किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। तो उत्तक किसे कहते हैं, जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है, पहला प्रश्न था, मैंने बताया था ब्यूटेन गैस की मात्रा अधिक होती है, इसके साथ ही प्रोपेन गैस भी भरा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं आर्यभट्ट, डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उपरोक्त में से सभी। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक औषधि है पेनिसिलिन, इंसुलिन, ऑक्सिन, एड्रिन। तो प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन क्या करता है, हमारे शरीर में प्रतिजैविक औषधि है जो रोगों से हमारी रक्षा करता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है, और इसका स्राव कौन करता है, अग्नाशय करता है। और बात करें ऑक्सिन की, ऑक्सिन क्या करता है, पेड़ों के विकास में ऑक्सिन का उपयोग होता है, और पेस्टिसाइड मारने के लिए एड्रिन का प्रयोग किया जाता है। तो यह चारों चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचारी रोग है हैजा, कैंसर, मधुमेह, जोड़ दर्द। तो संचारी रोग होता क्या है, जब कोई रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है तो वह रोग होता है संचारी रोग, या किसी कीड़े मकोड़े के द्वारा, या किसी जीव के द्वारा, या किसी गंदगी के द्वारा,
जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह रोग फैलता है तो क्या कहलाता है? संचारी रोग। तो संचारी रोग कौन सा है? हैजा है। बाकी कैंसर, मधुमेह, जोड़ों का दर्द यह संचारी रोग नहीं है। ऊष्माधारिता का मात्रक, तो ऊष्माधारिता है क्या? तो ऊष्माधारिता उसे कहते हैं जब किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने में जो ऊष्मा खर्च होती है वही क्या होती है? उसकी ऊष्माधारिता होती है। तो ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है? कैलोरी डिग्री सेल्सियस होता है। कैलोरी डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कंडुआ रोग प्रभावित करता है नींबू को, आलू को, गेहूं को, लौकी को। तो कंडुआ रोग जो है वो गेहूं में लगता है। जो काला काला कंडुआ रोग लग जाता है वो किसमें लगता है? गेहूं में लगता है। इसके अलावा नींबू में क्या लगता है? सिट्रिक कैंसर जो होता है वह नींबुओं में लगता है। और लेट ब्राइट किसमें लगता है? आलू में लगता है। और कंडुआ रोग किसमें लगता है? गेहूं में लगता है। ये चारों चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एथिलीन का रासायनिक सूत्र है CH4 C2H6 C2H4 C3H8। तो एथिलीन का रासायनिक सूत्र है C2H4। यह भी प्रश्न रिपीटेड है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हरित लवक रहित पौधा का समूह है। तो इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है? हरित लवक क्या है? एक कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो हरित लवक किसमें पाया जाता है? शैवाल में भी पाया जाता है, अनावृत्ति बीज में पाया जाता है, लेकिन कवक में क्या है? शैवाल नहीं पाया जाता है। कवल मृतक कोशिकाओं से अपना पोषण करता है। मृत कोशिकाओं से, जैसे मशरूम हुआ, फफूद हुआ। मशरूम कहाँ उगता है? कूड़े कचड़े में उगता है। तो क्या करता है? वो मरे हुए मृतक कोशिकाओं के जरिए अपना भोजन करता है। लेकिन रहित समूह है तो कौन सा हरित लवक पौधा नहीं है? तो ऑप्शन दूसरा कवक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे पहले यह देखते हैं। कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र का मतलब है जिस गोले का भाग है, अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, जहां से यह मुख्य अक्ष जाती है वही क्या है? मुख्य फोकस। इसके बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब पहले जाएगा और फोकस से गुजरेगा और एक केंद्र से गुजरेगा। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। जब कोई वस्तु 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करती है वो क्या कहलाती है? उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवर्तकाल, उस वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में, उस वस्तु को कंपन करने में, एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। अपनी साम्य स्थिति से वह वस्तु जितना विस्थापित होती है वो क्या कहलाता? आयाम कहलाता है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल को कहते हैं ऊर्जा, दाब, कार्य, आवेश। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायु दाब आरोपित करती है। वायु किसी वस्तु पर दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी भी दिशा में। तो वायु दाब आरोपित करती है चारों दिशाओं में। जैसे गुब्बारे में जब हवा भरा जाता है तो चारों तरफ से फूला होता है क्योंकि वायु दाब चारों तरफ बराबर होती है। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।